Good morning dear students and welcome back to Watch and Learn by Sudha ma'am. In the previous class हमने चैप्टर 4 का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेद हैं और जो मेडिएवल पीरियड था और जो ब्रह्मांडी लिटरेचर था उसके बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ यानी पुराने ज़माने के जो विश्वविद्यालय थे भारत के उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है नालंदा. Ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar. The Nalanda gave more importance in Buddhist and Jain traditions. This ancient university also became pilgrimage of Jains as Mahavir Swami had performed 14 Chaturmas here. In the 5th century, Kumar Gupta had built a Montessori here. Since then, fame of Nalanda had increased. पुराने ज़माने के अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा, जो बड़गांव नाम की एक जगह है पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार में आई हुई है. ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये ज़्यादातर बुद्ध धर्म और जैन धर्मों पर आधारित मानी जाती थी. इसीलिए ये जो पुरानी यूनिवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं एक पवित्र स्थल माना जाता है जैन धर्मों का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे महावीर स्वामी ने आकर के चतुर्मास किया था. 14th चतुर्मास जो होता है वो यहाँ पे किया था. 5वीं सदी के बारे में बात करें तो कुमार गुप्ता ने यहाँ पे एक मॉन्टेसरी बनवाया था. तब से नालंदा यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई थी. देयर वर थाउजेंड ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. दिस वाज अ पायस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर. स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी. यहाँ पर अंदाजन अनगिनत नंबर्स में आपको ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे. उसका एक खजाना मिलेगा और इसी वजह से भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ माना जाता है ये नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसे बच्चे जो दूसरी एरिया में रहते थे या वर्ल्ड में रहते थे वो यहाँ पे क्या करने आते थे? पढ़ाई करने आते थे. द ग्रेट ट्रैवलर ह्यून सैंग ऑल्सो केम हियर. टुडे ओनली द ruins ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी but amidst the ruins one can visualize the glorious culture of India. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी की भव्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया था. कहाँ पर? इस नालंदा यूनिवर्सिटी में. और उसने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी भी की है. इतना ही नहीं, आज की डेट में अगर हम देखने जाएं तो इसके कुछ टूटे फूटे से हिस्से ही हमें नज़र आएंगे, लेकिन अपने आप में वो भी एक अद्भुत नज़ारा माना जाता है. क्यों? क्योंकि उस समय की जो भारतीय संस्कृति थी एजुकेशन को लेकर के वो इसके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में आसानी से नज़र आता है. Student who passed out from Nalanda was considered the ideal student of India. During the 5th to 11th century, education was best at Nalanda, and in India at that time had best libraries of the world were available. ऐसे बच्चे जो नालंदा यूनिवर्सिटी से पास होकर के निकलते थे उनको आइडियल स्टूडेंट माना जाता था. इतना ही नहीं, अंदाजन 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक एजुकेशन का बेस्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी माना जाता था भारत देश में तो वो था नालंदा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे विश्व की सबसे बेस्ट जो पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरीज जो बोलते हैं, वो यहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल करवाई गई थी. Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Takshashila as well as in Nalanda University. Xuanzang took 657 books from here to China. बहुत से ऐसे बच्चे थे जो भारत के थे या दूसरी जगह से, दूसरे देशों से बिलोंग करते थे. वो यहाँ पे पढ़ने आते थे, रिसर्च करने आते थे. यहाँ की लाइब्रेरी में जो तक्षशिला की मानी जाती है या नालंदा की भी मानी जाती है. ये ह्यूएनसैंग जो था उसने 657 बुक्स को यहाँ से लिया और कहाँ लेके गया? वो चाइना में. Xuanzang visited in the 7th century. There were 7 huge halls in the university. There were 300 rooms for delivering lectures. Special Montessori's were built for dwelling of students. Many villages were donated for university sustenance. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earnings obtained from those villages. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? ह्यूएनसैंग ने कब नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था? 7वीं सदी में. और उसने जब विज़िट किया था उसके हिसाब से बताया जाता है कि इसके अंदर 7 बड़े बड़े हॉल थे. उसके अंदर रूम्स थे, सेक्शंस थे यूनिवर्सिटी के. 300 बड़े बड़े रूम्स थे जिसके अंदर लेक्चरों को देने का काम किया जाता था. स्पेशल रहने का जो स्टूडेंट्स थे उनके रहने की सुविधा भी यहाँ पे दी गई थी.
बहुत से गांव जो थे वो यहाँ पे पैसा डोनेट करते थे यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। खाना पीना हो गया, रहन सहन हो गया, वो फैसिलिटी भी फ्री में दी जाती थी, क्योंकि आसपास के विलेजेस जो थे वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट करते थे। इट्स बुक repository area was known as Dharmagunj during 5th to 11th century BC. Nalanda was a reputed as well as esteemed center of education. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ की अगर हम लाइब्रेरी यानी रिपोसिटरी की बारे में बात करें तो उसको धर्मगुंज के नाम से जाना जाता है, जो 5वीं से 11वीं सदी बिफोर क्राइस्ट बनाई गई थी। और नालंदा जो है वो अपने आप में उसकी एक भव्यता, एक इम्पॉर्टेंस मानी जाती थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करने जा रहे हैं हम तक्षशिला के बारे में। Ancient University of Takshashila was located at Rawalpindi of present Pakistan. It was the capital city of ancient Gandhar region. This university imparted education in 64 subjects. सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करें तो तक्षशिला जो है वो आई हुई है रावलपिंडी, फिलहाल वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। उसका जो कैपिटल सिटी माना जाता था वो था गांधार रीजन। ये यूनिवर्सिटी जो है वो 64 सब्जेक्ट में एजुकेशन को देने का काम करती थी। Most of the students stayed in the ashram to practice with Guru Jivak, the disciple of Lord Buddha, learned the lessons of Ayurveda here. According to a belief, this university was named after the name of Taksha, the son of Bharat, brother of Lord Rama, born in Raghukul. It was a renowned education center of 7th century. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत से बच्चे आश्रम में रह कर के गुरु के साथ एजुकेशन को लेते थे। ऐसे शिष्य जो गौतम बुद्ध के, लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल माने जाते हैं उनको कहा जाता है जीवक। तो आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने भी पाठ थे उनको यहाँ पे सिखाया जाता था। ऐसा माना जाता है ये यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम तक्षा के ऊपर से रखा गया, जो भारत के बेटे माने जाते हैं और भगवान राम के भाई माने जाते हैं रघुकुल से। ऐसा भी माना जाता है इसको इम्पोर्टेंस इसी वजह से मिली थी क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ों को सिखाने का काम किया जा रहा था उसकी वजह से इसकी जो पहचान है बहुत अच्छे से देखने को मिली, और इसको पहचान मिली थी 7वीं सदी में। स्टूडेंट्स वेर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ लिमिट अलॉटेड ऑफ 20 स्टूडेंट्स पर टीचर, they used to teach even more. Students from distant cities like Varanasi, Rajgruha, Mithila and Ujjain overcrowded the university. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, ऐसे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे, जो स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, वो फ्री में कोई भी विषय के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते थे, उनको पूरी छूट थी। इसके अलावा वैसे तो लिमिटेशंस दी गई थी कि हर टीचर के ऊपर सिर्फ 20 बच्चों को ही एजुकेशन मिलने का मौका मिलेगा और उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो उससे ज़्यादा पढ़ाते थे। ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े शहरों से आते थे, दूर के शहरों से आते थे, जिसमें वाराणसी हो गया, राजगृहा हो गया, मिथिला या उज्जैन की बात करें, इस वजह से ये यूनिवर्सिटी कैसी दिखाई गई है, ओवर क्राउडेड मीन्स ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आती थी। Princes of Varanasi and Prasannajit, the king of Kaushal, studied here. Also, the great grammarian Pannini and expert politician Kautilya got education from this university. Takshashila was the best center for higher education. Normally, students used to stay with Guru to practice education of Vedas, military science, Gajvidya, archery, grammar, philosophy, war lore, astronomy, astrology was given here. Chanakya, the mentor of Chandragupta Maurya, was also studied here. Chinese scholar Fa Hien visited this university in the beginning of 5th century. राजकुमार की बात करें जो वाराणसी के थे, या प्रसन्नजीत की बात करें जो कौशल के राजा थे, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की थी। इसके अलावा जो महान ग्रामरियन थे पन्निनी, उन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की है। पॉलिटिशियन की बात करें कौटिल्य जीत, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पाई थी। तक्षशिला को बेस्ट सेंटर माना जाता था हायर एजुकेशन के लिए। नॉर्मली बच्चे जो थे वो अपने गुरु के साथ रह करके प्रैक्टिस यानी शिक्षा प्राप्त करते थे। क्या क्या सिखाया जाता था, तो वेदों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मिलिट्री साइंस हो गई, गज विद्या यानी जानवरों को हैंडल करना और जो अस्त्र शस्त्र होता है उसकी बात करें, आर्चरी हो गई, ग्रामर हो गया, फिलोसॉफी हो गई, वॉर से रिलेटेड हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया या ज्योतिष शास्त्र हो गया, ये सब की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। चाणक्य जो चंद्रगुप्त के मेंटर यानी गुरु माने जाते थे, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की है। उस टाइम पे एक चाइनीज़ विद्वान आया था फा हेन, उसने इस यूनिवर्सिटी को माना जाता है 5वीं सदी की शुरुआत में देखा था।
तो ये थी तक्षशिला। अब बात करते हैं वाराणसी की, जिसे काशी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। Varanasi was famous as one of the place of pilgrimages during 7th century. It was also the famous education center. It grew as the religious center for Aryan culture in Upanishadic period. King of Varanasi, Ajatshatu was a great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. It is mentioned in Vyas Samhita that Maharshi Vedvyas had his ashram in Varanasi. वाराणसी के बारे में बात करें तो एक बहुत अहम तीर्थ स्थल माना जाता है 7वीं सदी का, और एजुकेशन सेंटर भी माना जाता है। वो ज़्यादा प्रसिद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि वो आर्यन कल्चर उपनिषेदिक पीरियड से बिलोंग करता है। यहाँ के जो राजा थे अजतशत्रु, वो बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते थे उपनिषेदिक एज के, और इसके अलावा वो एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर भी माने जाते हैं। ऐसा बताया गया है व्यास संहिता में कि महर्षि वेद व्यास जी जो थे उनका आश्रम भी वाराणसी में ही आया हुआ था। लॉर्ड बुद्धा chose Varanasi a suitable place for the propagation of his preachings. Potent philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedantas. Vallabhicharya ji, Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of Pushti Marg, attained prestige for their Vaishnav sects in Kashi. Majority of scholars, families of Punjab had to migrate to Kashi, while a few families migrated to Kashmir. Many other princes came for education in Varanasi. Montessori at Sarnath became a famous education center under the patronage of Emperor Ashok. पॉज हो गया होगा। तो लॉर्ड बुद्ध जो थे उन्होंने भी वाराणसी को ही सही समझा, क्या चीज़ करने के लिए, अपने प्रचार को करने के लिए, शिक्षा को देने के लिए। इसके बाद अगर हम आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करें तो वो भी काशी चले गए थे, क्योंकि वेदांता से जुड़े हुए जो भी उनके सिद्धांत थे वो वहाँ पर उनको फॉलो करवाना था। वल्लभाचार्य जी के बारे में बात करें या चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करें, जो कि कहीं ना कहीं स्तंभ माने जाते हैं पुष्टि मार्ग के, उन्होंने भी अपनी पहचान कहाँ प्राप्त की? एज ए वैष्णव, काशी में ही। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों के परिवार से बिलोंग करने वाले जो लोग थे पंजाब के, वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गए कहाँ? काशी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी फैमिलीज थी जो कश्मीर की तरफ माइग्रेट हो गई थी। कुछ ऐसे राजकुमार आए थे उस टाइम पे जिन्होंने एजुकेशन लेने का काम किया था वाराणसी में। बहुत सारे रहने की जो जगहें होती हैं जिसमें सारनाथ का नाम बताया गया है, वो भी अपनी एजुकेशन की वजह से ही फेमस हो पाया। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ाने वाले, उसको फेमस करवाने वाले कौन थे? एम्परर अशोका। अब बात करने जा रहे हैं हम वल्लभी विद्यापीठ की। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th century. There was a significant contribution of contemporary rulers of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and a huge center of education. ये जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो गुजरात की सबसे फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाता है 7वीं सदी का। यहाँ पर बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया है वंश डायनेस्टी के जो भी रूलर्स आए थे, इस वल्लभी विद्यापीठ को एक अलग तरीके से भव्यता दिलाने में और पहचान दिलाने में एजुकेशन के सेंटर के हिसाब से। इसी वजह से इसको विद्याधाम भी कहा जाता है। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ Hinayana cult of Buddhist religion. In the middle of 7th century, Buddhist scholars like Sthirmati and Gunmati were the leading principals of Vallabhi. The students from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. Chinese traveler It Singh noted that Vallabhi completed with the famous education center Nalanda, which was located at eastern part of India. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वल्लभी जो कि सेंटर माना जाता था हिनायना नाम की जो प्रीचिंग्स एरिया होती है बुद्धिस्ट रिलीजन की, उसका भी। इसके अलावा 7वीं सदी के बीच में मध्य में बुद्धिस्ट के कुछ विद्वान आए थे, स्थिरमती और गुणमती, जो अपने सिद्धांतों की वजह से ही वल्लभी में रहना पसंद करते थे, और उनको सिद्धांत दिलाया भी किसने था? वल्लभी विद्यापीठ ने। ऐसे स्टूडेंट्स जो गंगा यमुना की एरिया से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको भी ये एरिया जो है पसंद आई थी स्टडीज़ के लिए। चाइनीज़ ट्रैवलर की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नोटवर्दी काम यहाँ पे देखा था, और उन्होंने ये भी बताया कि फेमस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा के बाद
जो कोई अगर अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी तो वो थी वल्लभी, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आई हुई है, यानी इसके बराबरी ऑलमोस्ट नालंदा के साथ की गई है। Vallabhi was a capital and international port from 480 AD to 775 AD. The ruler of Vallabhi belonged to Maitrak dynasty and he patronized education and university as well. It is also notable that royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist, however they were helping the institution. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वल्लभी जो कि कैपिटल माना जाता था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी माना जाता था 480 एडी से लेकर के 775 एडी के बीच में, यहाँ पे जो रूलर्स आए थे वल्लभी के वो मैत्रक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने का और यूनिवर्सिटी को भी आगे फलने फूलने का मौका दिया। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो लोग थे वो मैत्रक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इस इंस्टीट्यूशन को आगे फलने फूलने में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। In 1775 AD, Arabians attacked, Maitraks were defeated and university was closed down. The name of famous scholars were written on the gate. Scholars, by showing their education, erudition, were getting higher rights in Rajya Sabha. In 1775 AD, अरेबियंस ने थे, उन्होंने अटैक किया मैत्रक्स के ऊपर और जिसकी वजह से ये हार जाते हैं और जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ गया। उस टाइम पे अगर आप आज भी अगर आप उस यूनिवर्सिटी को अगर देखने कोशिश करोगे या उस टाइम की अगर हम बात करें तो उनके जो महान विद्वान थे उनका जो नाम था वो बड़े से गेट पे लिखा हुआ था। वो जो विद्वान थे वो अपनी पहचान अपनी शिक्षा की वजह से ही पा सके थे और इसी वजह से उनको राज्यसभा में भी एक अहम रोल देखने को मिलता है, मीन्स उनकी एक अलग पहचान दी जाती है राज्यसभा में। Knowledge, worship and particular system of education made the university famous not only in India but also in the world of that time. Students from India and abroad used to come for education in this university. ज्ञान, पूजा पाठ या और किसी सिस्टम के बारे में बात करें जो एजुकेशन से रिलेटेड था, यूनिवर्सिटी को पहचान दिलाने का काम किया सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ऐसे शिष्य जो इंडिया से और अब्रॉड से यहाँ पढ़ने आते थे वो इन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन दिलवाते थे और अपने आप अपने एजुकेशन को पूरा करने का काम भी करते थे। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर. The maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlords. Actually, it showed the loyalty of the people towards the university. It was world-renowned University of Indian Education, Vidya, for the knowledge of arts and science. अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखने जाएं तो इस विद्यालय का एक सही मायना भी था। वो क्या था कि जितने भी ज्ञान से जुड़े हुए चीज़ें हैं, भले वो कला है, सिंगिंग है, नॉर्मल ट्रेनिंग है, वो सब इधर से जुड़ी हुई है। तो इस यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने का काम किसके द्वारा किया जाता था? चैरिटी के द्वारा। जो राजा या फिर जो ज़मींदार थे वो पैसा अपना कुछ दान करते थे इसको मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली ये दिखाती है लोगों की जो लॉयल्टी थी यूनिवर्सिटी की तरफ, वो इसकी पहचान मेन मानी जाती है। पूरे विश्व में इस यूनिवर्सिटी को पहचान इसीलिए दी गई है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कला और विज्ञान का भी एक अहम रोल माना जाता है। तो ये था आपका चैप्टर लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने टाइप के वेदास थे हमने वो पढ़े, ब्रह्मांडी लिटरेचर पढ़ा, मिडेवल लिटरेचर पढ़ा, उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली।